हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज एज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में जेके पीएससी 2023 के प्रीलिम्स के पेपर 2 जो हुआ था वो सी सेट का पेपर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसे हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और डिस्कसिव हम मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। तो इस पार्ट में बेसिकली पार्ट 1 में हम मैथ्स डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 41 टू 70 है इस पेपर में। ठीक है, तो मेरे पास सेट 1 है, मतलब सेट ए है मेरे पास। दिस इज मी हारून रशीद। I have done my graduation from IIT and I have been teaching for more than 2 years. ठीक है, दिस इज माई वेबसाइट एंड यू कैन विजिट हेयर। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ वन मोर देन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर ऑफ ए प्राइम नंबर, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, प्राइम नंबर का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन सा है वो ध्यान दो, 2, 3, 5, 7। इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर सारे के सारे ऑड हैं, सिर्फ ये अकेला इवन नंबर है ना, ये सिर्फ अकेला इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। ठीक है, तो इवन नंबर प्राइम नंबर 2 के लिए चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, है ना। ठीक है, या अभी नेक्स्ट वाली कोई सा भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड का स्क्वायर विल ऑलवेज गिव यू ऑड, है ना। ऑड का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन। ऑप्शन कोई इवन है, एक भी ऑप्शन है इवन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है क्राइटेरिया, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिक लगाना था, है ना। मैं कोशिश करूंगा ना कि आपको एनालिटिकल एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का दूं कि अगर फ्यूचर में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन बिल्कुल करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए बी सी डी इज ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, A, B, C, D is a 4-digit number in which each letter indicates a different digit. 9 times of this number, 9 times of this number is another 4-digit number, that is DCBA. DCBA। और इसने पहले बोल दिया कि ये है ना सारे सिंगल डिजिट नंबर है और डिफरेंट नंबर है ना। व्हाट इज द डिजिट वैल्यू ऑफ लेटर C। तो देखो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को है ना एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आप मतलब तुक्के से सॉल्व नहीं कर सकते ना, आपको समझना पड़ेगा इसमें पूछा गया। देखो ये सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट। अगर 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 9। ठीक है, अगर 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 18, मतलब यहाँ पे 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो एक ही जगह पे कौन सा नंबर मोस्ट सुटेबल है ना, ए से स्टार्ट किया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब आपके पास ए मालूम हो गया तो ए को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे 1 से। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं डी सी बी 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके बना जाए, 9 इंटू 9 का टेबल आपको पता है ना, 9, 18, 27। तो 1 कब आएगा, जब डी की वैल्यू होगी 9। ठीक है, डी की वैल्यू जब होगी 9 तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपने डी की वैल्यू 9 से, है ना। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी आपका ये 9, 1, 1, 9 हो गया है ना, और ये उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके स्कोप कम होती है अब। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर सी को आप लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम करो आपने लिया 2, है ना। अगर आपने सी की वैल्यू ली 2 तो क्या हो जाएगा, ये 9 to 9 1 हो जाएगा, है ना। फिर 9 to 2 18, 18 plus 8, 18 plus 8 is 26। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 ले लिया है, 9 ले लिया है, आपके पास कौन कौन सा नंबर बच रहा है, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना। यही 8 नंबर में से आप चूज कर सकते हो। तो सी की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो आप यहाँ पे 0 आ जाएगा, एज्यूम करो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, और 0 आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई नंबर कैरी नहीं कर रहा फॉरवर्ड, है ना। अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी और नंबर से 1 के अलावा तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे कोई कर नहीं रहा तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 2 हमने लिया यहाँ पे, 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 8, क्योंकि यहाँ से 8 कैरी कर रहा तो 26 हो गया। 26 का यहाँ पे आपने 6 लिख दिया, है ना, तो यहाँ पे 2 कैरी करेगी। ठीक है,
2 कैरी करेगी तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 1 तो है नहीं, है ना, मतलब 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, अभी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको है ना बी की वैल्यू कोई नंबर यहाँ पे कैरी नहीं करना चाहिए, है ना। आप क्योंकि 9 इंटू 1 इज 9 आपने डायरेक्ट लिख दिया, 9 इंटू बी कीजिएगा तो कोई ऐसा नंबर आए जिससे कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कैरी फॉरवर्ड वाला नंबर कौन सा है? सी के लिए तो 0 नहीं है, सी के लिए हमने ये नंबर जो यहाँ पे 0 कट किया था वो सी के लिए चेक, अभी बी के लिए चेक कर रहे हैं। बी के लिए अगर हमने 0 से मतलब 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करेगा वो नंबर, लेकिन यहाँ पे कोई सा भी नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो मुझे नंबर मिल गया 10C9 इंटू 9, है ना। तो क्या नंबर मिला? 9C01, ठीक है। तो मुझे सी की वैल्यू चाहिए, कौन मैच कर सकता है, विच नंबर विल मैच। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 0 आना चाहिए इस वाले, तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 9 कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, तो 81 का 1 हमने लिख दिया, 8 कैरी कर रहा है ना। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब 9 इंटू सी प्लस 8 शुड गिव द यूनिट प्लेस एज 0। कौन सा नंबर देगा जो लास्ट में यूनिट प्लेस 0 होगा? तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे मुझे लास्ट में 2 चाहिए ना, 2 किस में आएगा? 9 इंटू 1 9, मतलब 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72। तो 72 कितने टाइम्स में आ रहा है? 8 टाइम्स में, है ना। तो 8 टाइम्स में मुझे ये 2 देगा, 2 प्लस 8 लास्ट में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 से ये होना चाहिए। तो नंबर क्या है? 1089 इंटू 9 शुड गिव 9081, 9801, 9801 सॉरी 9801, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 8 है, आप चेक कर लो। 9 इंटू 9 इज 1, है ना, 8 कैरी किया तो 9 इंटू 8 72 प्लस 8 80, 0 यहाँ पे आ गया, फिर 9 इंटू 0 इज 0, 8 कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे 8 हो गया, 9 इंटू 1 इज 9, ठीक है, एग्जैक्टली हो गया सेम। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी की वैल्यू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप लैंड इज 45, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर शेप लैंड इज 45। तो यहाँ पे हर एक साइड की लेंथ कितनी है? क्योंकि स्क्वायर है तो 45 मीटर हो जाएगा। पोल्स आर टू बी फिक्स्ड अलोंग इट्स साइड विद 15 मीटर डिस्टेंस, है ना। पोल फिक्स करना आपको 15 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल्स? तो पहला पोल्स आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पोल आपने 15 मीटर पे किया, नेक्स्ट पोल आपने 15 मीटर पे किया, नेक्स्ट पोल यहाँ पे 15 मीटर पे किया, है ना। फिर 15 मीटर पे 15 मीटर 15, क्योंकि 45 के मल्टीपल में कितने टाइम, मतलब कितने टाइम्स में आ जाता है 15, 15 इंटू 3 45, है ना। फिर अपने 15 टाइम्स 15 टाइम्स 15, 1 2, टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो आंसर इज 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा रूल है, 3 की पावर 30, 2 की पावर 45, 5 की पावर 20 और 6 की पावर 15। तो मुझे एचसीएफ चाहिए किसका? 30, 45, 20 और 15 का। तो कैलकुलेट करते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 5, है ना, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया? 5। तो इस नंबर को है ना मैं कन्वर्ट करूंगा किस फॉर्म में? 3 की पावर 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 की पावर 5, है ना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को लिखूंगा मैं 2 की पावर 9 की पावर 5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 की पावर 4 की पावर 5, 6 की पावर 3 की पावर 5, है ना। अभी देखो यहाँ पे ये बेसिकली किसका क्यूब है? 9 का क्यूब, है ना। 3 की पावर 6 का मतलब क्या? 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 की पावर 5। यहाँ पे 2 की पावर 9 है तो 512 की पावर 5, ये 625 की पावर 5, ये है 216 की पावर 5। तो बेस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? विच नंबर इज ग्रेटेस्ट इन द बेस? 729। तो आंसर इज ए, है ना। अभी यहाँ पे क्या आप कंपेयर कर सकते हो ना, सबकी पावर सेम है, तो जिसकी बेस सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर देगा, है ना। बेस सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बेस मतलब
पावर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा पावर का। आपने एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया तो वो पावर आपको सब में कॉमन रखना पड़ेगा। उसके बाद बेस चेंज कीजिए आप, बेस चेंज हो गया, पावर सबके लिए सेम है, तो बेस अभी सेम हो गया, मतलब सॉरी बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम है, तो बेस में सबसे बड़ा जो नंबर देगा मतलब होगा जैसे 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5। अभी यहाँ पे जो बेस बड़ा है वही सबसे बड़ा नंबर देगा ना, तो यहाँ पे बेस सबसे बड़ा किसका है 729, ये इसकी पावर 5 है, बाकी सब नंबर की भी पावर 5 है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटेस्ट नंबर देगा वो ये देगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट 3 की पावर 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। अभी यहाँ पे फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट बोला, तो नीचे जो फ्रैक्शन में गिवन है उसकी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एलसीएम। तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, 25, 20, 30, 12। ठीक है, तो देखो मतलब एलसीएम, ठीक है मैं कुछ कर सकता था लेकिन मैं इजी कर रहा हूँ फिलहाल। तो 2 से ये 25 एज इट इज, 10, 15, 6, 2 से ये 25, 5, 15, 3, 3 से ये 25, 5, 5, 1, 5 से ये 5, 1, 1, 1। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, LCM will be 2 into 2 into 3 into 5 into 5। तो आई थिंक 25 into 4, 4 into 3 into 25 is equal to 300 आया है क्या LCM। तो मुझे ना हर एक नंबर को है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2/25 को मुझे नीचे 300 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 7/20 को भी मुझे 300 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 11/30 को भी मुझे 300 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा नीचे, है ना। 5/12 को भी मुझे 300 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 300 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वो 300 हो जाए, 12 टाइम्स, 25 इंटू 4 इज 100, तो 25 इंटू, अभी हमने जस्ट देखा वहाँ पे 25 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो फ्रैक्शन है वो मेंटेन रखना है ना। तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया 24। ठीक है, ये कितना हो गया 24, यहाँ पे 300 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 520। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितने टाइम से मल्टीप्लाई, 15 हो गया, 7 इंटू 15 इज 105। ठीक है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया 110 हो गया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, 15 से मल्टीप्लाई किया आपने 5 इंटू सॉरी 25 से, तो कितना हो गया 125/300। तो सबसे बड़ा नंबर देखो नीचे सबके नीचे सेम है, सबसे ऊपर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला 125/300 है ना। तो 5/12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल, मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सा रूल है, फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट पूछे तो नीचे जो डिनोमिनेटर में आपका जो नंबर है उसकी आपको एलसीएम कैलकुलेट करनी, एलसीएम जब कैलकुलेट हो जाए तो जितने भी नंबर हैं सभी को डिनोमिनेटर आपको सेम एलसीएम की वैल्यू कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप नीचे जब कन्वर्ट करें तो आपको ऊपर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रैक्शन मेंटेन रखना है। ठीक है, अब नीचे सबकी बेस सेम हो गई तो ऊपर अभी नंबर डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, तो ऊपर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A bag contains 2 rupees coin, 5 rupees coin, 10 rupees coin. Which counts are in the ratio this? ठीक है, 5:4:2। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ देखो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन गिवन होता है ना, मतलब रेशियो गिवन होता है ना, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर होती है जो कैंसिल आउट हो जाती है, तो वो कैंसिल आउट को हमें फिर से वापस लाना है, तो उसके लिए क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे इस नंबर को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5x 4x 2x, जो कैंसिल हुआ था कॉमन की वजह से। अभी यहाँ पे क्या, अभी हमें पता चल गया कि वो एक्चुअल कॉइन था 2 रुपीज़ का, वो कितना था 2 रुपीज़ का कॉइन 5x था, 5 रुपीज़ का कॉइन 4x था, 10 रुपीज़ का कॉइन 2x था, है ना। ठीक है, उल्टा कर दिया इसमें मैंने। ठीक है, 10 रुपीज़ का कॉइन 2x था। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, और ये टोटल अमाउंट इन द बैग वो बोल रहा है कितने हैं, टोटल अमाउंट इन द बैग इज 500। ठीक है, तो देखो इस 2 रुपये की वजह, मतलब 2 रुपये का कॉइन कितना 5x, तो टोटल अमाउंट 2 रुपीज़ की वजह से कितना आएगा 2 इंटू 5x, 5 रुपीज़ का कॉइन 4x है, तो टोटल अमाउंट बिकॉज ऑफ 5 रुपीज़ कितना आएगा 5 इंटू 4x। 10 रुपये का कॉइन 2x है, तो टोटल अमाउंट बिकॉज ऑफ 10 रुपीज़ कितना आएगा 10 इंटू 2x। तो सबको सम कर देंगे तो टोटल अमाउंट बैग में जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिखते हैं
2 इंटू 5x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 10 इंटू 2x इज इक्वल टू 500 है ना। तो कैलकुलेट करते हैं, ये 10x हो गया प्लस 20x हो गया प्लस 20x हो गया इज इक्वल टू 500, ये हो गया 50x इज इक्वल टू 500। x की वैल्यू कितनी हो गई 10। उसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इन द बैग। 5 रुपीज कॉइन कितनी है 4x, 5 रुपीज कॉइन कितनी है 4x और x की वैल्यू कितनी है 10, 4 इंटू 10 इज 40, आंसर इज 40, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ carton contains 24 glasses is dropped, which one of the following cannot be unbroken, cannot be the ratio of unbroken glasses to broken glasses। देखो 24 जो ग्लासेस हैं उनको आपको ब्रेक करना है, ब्रोकन और अनब्रोकन, या ऊपर अनब्रोकन दिया हुआ है तो अनब्रोकन लिखते हैं, अनब्रोकन डिवाइड बाई ब्रोकन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, तो आपको रेशियो से चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बोला रेशियो दिया हुआ तो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको कैंसिल आउट को वापस लाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को 2x और 1। तो यहाँ पे अनब्रोकन ग्लास कितने हो गए, फर्स्ट वाली केस में 2x और x है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 24 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो ये x क्या है, एक ग्लास टूटेगा तो वो एक सिंगल नंबर में टूटेगा ना, ये नहीं कि वो हमारे पास 2 ग्लास थी, आधा ग्लास टूट गया, हमारे पास 1.5 ग्लास बचा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक ग्लास टूटा है तो वो पूरे तरह से टूटा है ना, अनब्रोकन मींस वो मतलब डिस्कार्डेड है ना, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट का रेशियो क्या है 3, तो 3x और ये x, तो इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है 4x प्लस x इज इक्वल टू 24 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/5। क्या ये एग्जैक्ट नंबर देगा, नहीं देगा, 4.8 आ रहा है। क्या एक ग्लास 4.8 हो सकता है, ऑब्वियसली, मतलब 3 इंटू 4.8 करेंगे तो जो भी 4x है, तो 4 इंटू 4.8 करेंगे तो दैट नंबर ऑफ ग्लास इज अनब्रोकन। तो क्या वो पॉसिबल है डेसिमल में एक ग्लास अनब्रोकन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दिस इज द आंसर। आपको फिफ्थ भी चेक करा देता हूँ मैं। ठीक है, फिफ्थ में क्या हो जाएगा 5x और x, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्ट नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है जो डेसिमल में है। डेसिमल में है मतलब ग्लास आपका ब्रेक करेगा तो या तो अच्छी तरह से ब्रेक करेगा या तो ब्रेक नहीं करेगा, या तो अनब्रोकन होगा या तो ब्रोकन होगा। ठीक है, तो अनब्रोकन वाली पीसेस जो होंगी वो भी एग्जैक्ट नंबर में होगी, जो ब्रोकन होगी वो भी एग्जैक्ट नंबर में होगी, उन दोनों को ऐड करके 24 होना चाहिए। तो दैट इज द ओनली केस विच सेटिस्फाई द गिवन क्वेश्चन इज सी। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एन इन्वेस्टर रुपीज 40,000 इन ए बिजनेस, ए इन्वेस्टेड, ठीक है, ए इन्वेस्टेड रुपीज 40,000 इन ए बिजनेस, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 40,000 रुपीज। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स बी ज्वाइन, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम को। A invested rupees 40,000 in a business. After a few months, B joined him with 60,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 1:2. At the end of the year, साल के अंत में, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले, ये आई थिंक उसने है ना क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया बेसिकली, इसमें ना मतलब इसमें कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन बेसिकली गलत है बट आंसर की इसने दिया था और सर ने मतलब मैंने क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन था तो मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो तो एक साल में उसने क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे बाकी बचे महीने कितने हैं 12 माइनस एक्स, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ए है वो स्टार्टिंग से पूरे एंड तक इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 12, पूरे 12 महीने से इन्वेस्ट किया। और 60 जो 1000 बी ने इन्वेस्ट किया वो कितने महीने के लिए किया
12 माइनस एक्स के लिए है ना 60,000, या हम इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो 12 माइनस एक्स है इसको हम लेते हैं एक्स, और जो बाकी यहाँ पे एक्स लिया है ये एक्स मंथ्स बाद इसने इन्वेस्ट किया, इसको मैं ले लेता हूँ 12 माइनस एक्स। तो ऑब्वियसली 12 माइनस एक्स के बाद जो मंथ बचेगा वो एक्स बचेगा है ना, क्योंकि टोटल मिला के एक साल में कितने मंथ होने चाहिए 12, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो 40,000 इंटू 12 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 1/2 है ना, क्योंकि दोनों की प्रॉफिट 1/2 में आई है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 40,000 इंटू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 60,000 है ना, यहाँ पे 40 से 40 कैंसिल हो जाएगी, 6 से ये कैंसिल होगी 2 टाइम्स में, तो कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 16 मंथ्स आ रही है, तो 12 माइनस 16 इज -4 मंथ, मतलब ये बोल रहा है कि 4 महीने पहले उसने इन्वेस्ट किया होगा ऐसा, तो इसी के लिए ये क्वेश्चन है ना, मतलब गलत है बेसिकली है ना। तो इसका आंसर जो भी उल्टा करेंगे तो शायद आंसर सही आ जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आंसर आना चाहिए हमारे पास 12 माइनस एक्स स्टेप करते कितने महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया था, तो -4 मंथ्स आ रहा है, ठीक है। तो -4 मंथ्स तो नहीं है, बट ऑप्शन है तो आप मे बी आप 4 मंथ्स टिक कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन गलत है तो मैं टिक नहीं करता अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। 60% of the speed of a moving boat moving downstream is equal to 80% of the speed of the boat moving upstream। देखो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, एक एज्यूम करो एक पार्टिकुलर लेंथ है ना, तो यहाँ पे आप डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो एक होती है बोट की स्पीड, एक होती है स्ट्रीम की स्पीड है ना, आप अपस्ट्रीम आते तो एक होती है बोट की स्पीड और ये होती है वाटर की स्पीड है ना। तो अभी क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम, तो इसकी 60% ऑफ u प्लस एस इज इक्वल टू 80% ऑफ u माइनस एस, ये बोल रहा है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे 60% को मैं लिख सकता हूँ 3/5 है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 60% को 60/100, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5, 3/5 लिख दिया मैंने है ना, सिंप्लीफाई कर दिया। तो 3/5 ऑफ u प्लस एस इज इक्वल टू 80% को 4/5 लिख सकता हूँ मैं, 4/5 इंटू यू माइनस एस, यहाँ पे नीचे दोनों साइड 5 कॉमन है, मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे उसने और भी कुछ दिया होगा। इफ द स्पीड ऑफ रिवर इज 8 किलोमीटर, मतलब एस की वैल्यू क्या दी हुई है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाद में पुट कर सकते हैं, तो पहले पुट कर देते हैं ना, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। 3 इंटू यू प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू यू माइनस 8, ये 4 है और यहाँ पे u, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 3u प्लस 24 इज इक्वल टू 4u माइनस 32, इसको इस तरफ किया इसको उस तरफ किया तो क्या हो गया 24 प्लस 32 इज 56 इज इक्वल टू u। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड कितनी है 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 44% एंड 25%। देखो इसका फॉर्मूला भी आता है, लेकिन फॉर्मूला जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता याद करने को, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ट्विस्ट किया तो आपका फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 5 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता फिर आप क्या करते, फिर तो वहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता ना, तो आपको मेथड सीखना चाहिए रेदर देन फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चन के लिए, लेकिन ऐसे बड़े क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन सिर्फ वो इस स्पेसिफिक केस में ही वैलिड होगा ना, आपका फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा। फॉर्मूला आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। जैसे आप एग्जाम कर लो, आपने एक सिंगल कुछ भी है जो आप सेल कर रहे हो, उस पर आपने पहले क्या डिस्काउंट दिया 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस कर दिया तो 80 हो गया है ना। फिर आपने इस पर कितना डिस्काउंट दिया 44%, तो 44% ऑफ 80 कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 44% ऑफ 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से ये 5 हो गया, 2 से ये 4 हो गया है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 4 is 16, 1 2 इंटू 4 16, 16 1 17 बाई 5, अपने कैंसिल किया 3, यहाँ पे 2 6 5.2 35.2,
तो 80 में आपने माइनस करना है कितना 35.2 माइनस किया आपने, तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 4 पॉइंट, ये हो गया आपका 7 माइनस 44.8 है ना, 44.8 आ गया। अभी यहाँ पे आपने फिर से कितना डिस्काउंट दिया 25% का डिस्काउंट दिया, तो 25% ऑफ 44.8 क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका, क्योंकि 25% का मतलब क्या है 1/4, तो 44.8 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 11.2, तो वह 4 इसको आपने 11.2 माइनस कर दिया तो लास्ट अमाउंट आ जाएगा 33.6। तो इसने क्या पूछा व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट है ना, तो 100 में से आपने 36 माइनस कर देना है, 100 माइनस 33.6, 0.49 से ये 6 गया, ये हो गया 66.4%, आपने 66.4% का डिस्काउंट दिया है, सिंगल डिस्काउंट। इन तीनों डिस्काउंट को अगर कलेक्टिवली इफेक्टिवली देखा जाए तो बेसिकली आपने सिंगल डिस्काउंट कितने का दिया 66.4% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये चीज ध्यान रखना कितना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल, फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकेंड का इक्वल है। ठीक है, वन प्रोडक्ट सोल्ड एट 30% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एज्यूम कर लो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस प्लस 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस 1, तो एज्यूम कर लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस जो 1 लिख रहा हूँ इतना, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, x प्लस 30% ऑफ x एंड दी अदर प्रोडक्ट सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस सेकेंड प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है ना, नेक्स्ट विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अब दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं है ना, इक्वेट करते हैं यहाँ पे 20% ऑफ y, तो कितना हो गया यहाँ पे 1.3x इज इक्वल टू 1.2y है ना, तो x को y के टर्म में लिखूं या y को x के टर्म में, किसी एक के टर्म में तो लिख सकता हूँ ना मैं, तो लिख ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 1.2 बाई 1.3y, तो यहाँ पे हो गया कैंसिल 12/13y। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, y की वैल्यू मालूम हो गई है ना, दोनों की वैल्यू मालूम हो गई है। तो अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस है x प्लस वाई, सेलिंग प्राइस कितनी है 1.3x प्लस 1.2y है इतनी। अभी हमें y को x को y के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरा, क्योंकि दोनों एक टर्म में होंगे तो फिर हमें जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा इफेक्टिवली है ना। तो सॉल्व करते हैं, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x को y के टर्म में, तो मैं लिखूंगा इसको 12/13 y प्लस वाई इज इक्वल टू 25y/13, इससे भी चेंज करूंगा तो 1.3 इंटू 12/13 y प्लस 1.2 y है ना, तो यहाँ पे इस डेसिमल के बदले नीचे जीरो लिख दे रहा हूँ, इस डेसिमल के बदले भी जीरो लिख दे रहा हूँ है ना, तो यहाँ पे इस 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12y/10 प्लस 12y/10, तो कितना हो गया ये 24y/10, 2 से डिवाइड किया तो 5, 2 से डिवाइड किया तो 12, तो 12y/5 है ना। सेलिंग प्राइस इतनी है, कॉस्ट प्राइस इतनी है ना, तो हमें क्या करना है बेसिकली, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12y/5 माइनस 25y/13, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 65, तो 13 इंटू 12 इज 156, 156y माइनस 125y, सिंप्लीफाई कैसे 6 माइनस 5 इज 115, 31y डिवाइड बाई 65। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 31y/65, तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है ना, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट कितना है 31y/65 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 25y/13 इंटू 100, सॉल्व करेंगे इसे, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y से तो y पहले कैंसिल कर दो आप, फिर इसको लिखो 31/65
इंटू 13 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 13 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.8 में जाएगा, 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, तो 24.8% इज द आंसर, तो ऑप्शन ए है, ठीक है। अभी देखो मुझे ना एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने हर एक स्टेप लिखा है। ये चीज़ ध्यान रखना, मेरे सॉल्व करने का तरीका और आपके सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। मैंने हर एक स्टेप क्लियरली लिखा है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, आपसे आंसर चाहिए, तो इतना क्लैरिटी के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मैथ्स में बहुत लोग सोचते हैं कि मैथ्स को बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर जाए, तो मैथ्स का मतलब क्या रह जाएगा, जीएस ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 12.5% लॉस फॉर 6300, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6300, है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमें नहीं मालूम, उस पर लॉस कितना किया 12.5%, है ना। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो एक्स माइनस लॉस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, या तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो 12.5 को आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 12.5 को आप लिख सकते हैं 1/8, 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं, 125 12.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो x/8 इज इक्वल टू कितना 6300, तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। फिलहाल अभी क्वेश्चन का ये सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितने, तो ये 7x/8 हो जाएगा इज इक्वल टू 6300, तो 7 से कैंसिल किया तो ये कितना हो गया 900, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 7200, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम हो गया 7200। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस डज ही हैव टू सेल द प्रोडक्ट टू गेन 12.5%, है ना। तो कितने प्राइस पे वो बेचे कि गेन हो जाए, तो कॉस्ट प्राइस इतनी है आपकी, है ना, और गेन कितना करना है 12, तो आपके बेसिकली बेचना कितने में 9/8, और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, तो कितना हो जाएगा 9/8 इंटू 7200, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में 900, तो कितने में सेल करना होता है उसको 8100 में, ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ए एंड बी रन अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक सर्कुलर ग्राउंड है, सेम पॉइंट से ए और बी, ए कितने पे चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, बी कितने पे चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, from the same point in opposite direction, how many times will they meet in 5 minutes after they start if the circumference of the ground is 450, मतलब ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाउंड्री कितनी है 450 मीटर है ना। तो देखो यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, सर्कुलर में ही ट्रैक है, सर्कुलर में ही स्पीड है, सब कुछ सर्कुलर में ही है, तो सर्कुलर पाथ पे इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 9 मीटर पर सेकंड हो गया। जब दोनों स्टार्ट करे तो दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है 450 मीटर, इधर तो दोनों साथ में है, इस वाले रिलेटिव में कितना डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है 450 मीटर, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 450, टाइम कितना है 9, तो 50 सेकेंड बाद वो पहली बार मीट करेंगे, ठीक है। अभी 5 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 300 सेकेंड्स होते हैं, है ना, 5 इंटू 60, तो अभी 300 सेकेंड को मैं हर 50 सेकेंड पे मिलेंगे, तो 50 सेकेंड फिर 100 सेकेंड फिर 150 सेकेंड फिर 200 सेकेंड फिर 250 सेकेंड फिर 300, कितने टाइम्स मिलेंगे 6 टाइम्स मिलेंगे, इसको 50 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अगर रिलेटिव डिस्टेंस आता है, अगर नहीं आता फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए कितने में काम कर सकता है 12 डेज में काम कर सकता है, ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, है ना, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी अगर 1 है, टू की इफिशियंसी सॉरी ए की इफिशियंसी कितनी होगी 2, ये बोल रहा है ना ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी की इफिशियंसी अगर 1 एज्यूम करें तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी 2, अगर इसकी इफिशियंसी 2 एज्यूम करते हैं तो इसकी 4, इस तरह, तो बेसिक 1 लेते हैं तो 2 हो जाएगी, है ना।
हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो आपको ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इफेक्टिव वर्क होता है वो इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 यूनिट ऑफ वर्क आपको कंप्लीट करना है। तो और ये चीज़ याद रखना 2 इंटू 12 इज 24 है, तो यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए 24 से, है ना। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो कितने में कंप्लीट कर लेंगे, ए प्लस बी। अभी यहाँ पे दो आदमी साथ में आ गए तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होकर यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी स्पीड से काम कर रही है ना। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, वो 24 हो जाए 8 से, 8 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। इन ए फैक्ट्री द एफिशिएंसी ऑफ ऑल वर्कर्स इज इक्वल, सबकी एफिशिएंसी सेम है तो सबकी एफिशिएंसी 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। टू कंप्लीट ए वर्क 1 वर्कर्स वर्क ऑन फर्स्ट डे, 2 वर्कर्स ऑन 2 डे सेकेंड डे, 3 वर्कर्स ऑन, तो पहले दिन कितने काम के 1 2 3, है ना। कितने दिन तक काम के, द वर्क कंप्लीटेड इन 15 डेज, 15 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो इसका समेशन कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो कितना हो गया 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 120 यूनिट ऑफ वर्क इन्होंने कंप्लीट किया है ना, 120 यूनिट ऑफ वर्क। तो ये क्या बोल रहे हैं, द वर्कर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ 12 वर्कर्स वर्क ऑन इट एवरी डे। हर एक वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब देखो हर एक वर्कर की एफिशिएंसी कितनी हमने ली है, 1 ली है, तो 12 वर्कर की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी होगी, 12 इंटू 1, कितने यूनिट काम करेंगे वो, 12 यूनिट काम करेंगे। तो 120 यूनिट काम करने में उनको कितने दिन लगेंगे, सिंपल 12 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क, वो कितना है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 120 बाई 12 इज 10, तो आंसर इज 10 डेज, ठीक है। आपको बेसिक ये वर्क टाइम का एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ये फॉर्मूला पता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा यही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर विच आर लेस देन 20। ऑड प्राइम नंबर लिख सकते हैं, टू इवन प्राइम नंबर उसको नहीं लिखना है ना, 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो सम करने का इजी तरीका पूरा एक साथ देखो, मैं क्या करता, ये हो गया 22, ये भी हो गया 22, ये हो गया 20, ये हो गया 11, तो 22 प्लस 22 प्लस 21 कितना हो गया 55, 55 प्लस 20 75, सिंपल सम हो गया, आंसर इज, ठीक है। पूरे को एक साथ सम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है तो मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज सॉरी इन हाउ मेनी वेज 15 identical balls can be kept in 3 baskets such that each basket has at least 1 balls, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बास्केट, फर्स्ट बास्केट, सेकंड बास्केट, थर्ड बास्केट, और इसमें क्या बोला, कंडीशन क्या दिया है, इन 3 बास्केट सच दैट ईच बास्केट हैज एटलीस्ट 1 बॉल। मतलब मैं इस 15 बॉल में से 3 बॉल निकाल कर मैं हर एक में एक एक बॉल ट्रांसफर कर दूँ। अब मेरे पास कितने बॉल बचे, 12 बॉल, और मुझे कितने में ट्रांसफर करने, 3 बास्केट में ट्रांसफर करने। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 डिवाइड बाई सी r माइनस 1, है ना, कॉम्बिनेशन बेसिकली, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट विथ यू, r क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे r क्या है, सेम r, ठीक है। तो -1, अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास बॉल कितने बचे हैं 12, और कितने बॉक्सेस हैं 3, -1 c 3 - 1 इज इक्वल टू 14, c2 इज इक्वल टू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल किया 7 7 to 13 इज 91, तो कितने बेस में आप पुट कर सकते हो, 91 इज द आंसर, ठीक है। एज्यूम करो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक बॉल के बदले ना, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता तो फिर क्या लिख सकता था, सच दैट ईच बास्केट हैज एटलीस्ट 2 बॉल। तो आप क्या करते हो, 2 बॉल ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे कितने बॉल ट्रांसफर कर दिया आपने, 3 में से 6 बॉल ट्रांसफर कर दिया, हर एक में 2 बॉल आपने रख दिए, ठीक है। तो अभी उस केस में क्या हो जाता, आप
यहाँ पे आपके पास कितने बचते हैं 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है 9, r की वैल्यू अभी भी 3 रहेगी है ना। तो इस केस में मतलब क्या हो जाता 9, मतलब दो दो बॉल अगर सब में रहने मिनिमम, तो 9 + 3 - 1 c, 3 - 1 = कितना हो जाता 11 c2, तो 11 × 10 / 2, तो ये हो जाता 55। उस केस में 55 हो जाता कि मतलब 55 तरीके हैं जिसके थ्रू आप दो दो बॉल हर एक बास्केट में रख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, in how many ways the letter of word orange can be arranged so that vowels are always alternate, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑरेंज में कितने लेटर्स है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ऑरेंज पहले लिखते हैं, इसमें वॉवल कौन से O A E, ठीक है। R N G ये वॉवल नहीं है, ये नॉन वॉवल मतलब कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट ये वॉवल। तो क्या बोल रहा है वॉवल अल्टरनेट होने चाहिए, तो यहाँ पे वॉवल आ सकता है ना, यहाँ पे वॉवल आ सकता है, यहाँ पे वॉवल आ सकता है, ठीक है। वॉवल यहाँ पे आ सकता है, वॉवल यहाँ पे आ सकता है, वॉवल यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे वॉवल आपके तीनों के तीनों डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे इनको अरेंज करने का तरीका 3 × 2 × 1, मतलब 3 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट को 3 2 1, वो भी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 6 इज 36। बट एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले वॉवल रखा था, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट। अभी क्या कर सकते हैं, अभी मैं कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल भी तो रख सकता हूँ ना। तो इसमें भी 36 तरीके आ जाएंगे, तो टोटल कितने तरीके हो गए 36 + 36 इज 72 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन इन द बिलो पिक्चर। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है n × n + 1 × m × m + 1 / 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये क्या नंबर ऑफ रोज कितने 2, तो 2 × 2 + 1 3 / 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3 4 है ना वर्टिकली, तो 4 × 5 / 2, 2 × 2 इज 4, 4 कैंसिल कर दिया, 2 × 3 इज 6, 6 × 5 इज 30, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो आप 1 × 1 के बॉक्सेस कितने हैं 8, 1 × 2 के बॉक्सेस कितने हैं, मतलब 1 × 2 वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों जा सकते हो आप, तो ये 1 ये 2 ये 3 है ना, और इस तरह से 3 3 नीचे 6 हो जाएंगे, 7 8 9 10 ये 10 हो गए है ना। 1 × 3 के कितने हो जाएंगे 1 × 3 के कितने हो जाएंगे 1 2, ऊपर 2 है नीचे भी 2, तो 4 हो जाएंगे। 1 × 4 के कितने हो जाएंगे 2 है ना। अभी 2 × 2 के कितने होंगे ये 1 2 3, 2 × 3 के कितने होंगे 1 और 2, 3 × 3 नहीं होंगे, ऐड करो एक बार कितने हो रही है 1 × 2 × 3 2 × 4 2 × 4 भी होंगे, 2 × 4 के कितने 1, ठीक है इतना ही होंगे, क्योंकि 3 × 3 नहीं हो सकता यहाँ पे, 3 × 3 नहीं हो सकता उतने बड़े, तो इनको ऐड करो आप 18 22 24 24 + 6 इज 30, इस तरह से भी 30 आ गया, ठीक है। आपको बस काउंटिंग करना आना चाहिए, ठीक है। फिर भी ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए कॉइन वाज टॉस्ड 4 टाइम्स successively, what is the probability that the result in the coin is alternate, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है हेड टेल हेड टेल आया है, या फिर टेल हेड आया है। टोटल कितने, मतलब ये हमने 4 कॉइन टॉस किया है सक्सेसिवली, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे वो है 2⁴ इज इक्वल टू 16, क्योंकि उसके कॉइन की साइड कितनी होती है 2 होती है, और कितनी बार टॉस किया हमने 4 टाइम, तो टोटल मतलब ये कॉम्बिनेशन हेड टेल हेड वाले कॉम्बिनेशन कितने मिल जाएंगे 16। और यहाँ पे दो ऐसे केसेस हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिजल्ट इन द कॉइन इज अल्टरनेट, है ना, या तो ये है या तो ये है ना।
तो क्या हो जाएगा 2/16 इज इक्वल टू 1/8 इज द आंसर, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 boys A, B, C, D, E and F are sits around a circular table. What is the probability that the exactly 2 boys sit in between A and B? ठीक है, देखो यहाँ पे एक हमने रेफरेंस फिक्स कर दिया A, ठीक है, A इज द रेफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने B को फिक्स किया है, B और A आपस में चेंज कर सकते हैं पोजीशन, ठीक है। फिलहाल तो अभी A और B यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी यहाँ पे क्या कितने पोजीशन बचे, 4 है ना, A B ऑलरेडी हमने बैठा दिया है, अभी 4 बचे है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच यही एक सिंगल पोजीशन है जहाँ पे A और B के बीच में 2 आ सकते हैं ना, और किसी भी पोजीशन पे क्या तो एक तरफ 1 आ जाएंगे, एक तरफ 3 आ जाएंगे, या इस तरफ किया तो एक तरफ 1 आ गया, एक तरफ 3 आ गया, तो सिर्फ एक ही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एग्जैक्टली 2 बॉयज सिट इन बिटवीन A एंड B। तो अभी यहाँ पे C D E F का अरेंज किया जा सकता है। यहाँ पे कितने तरीके हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो टोटल कितने होंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना 24, ठीक है। और A और B को भी तो आपस में चेंज किया जा सकता है ना, A और B को भी आपस में चेंज किया जा सकता है ना, तो उसको चेंज करने का कितने तरीका है, 2, तो 24 × 2 इज 48, मतलब जो कंडीशन गिवन है उसमें उसके थ्रू 48 आ रही है। और टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, सर्कुलर में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 6, तो n-1 फैक्टोरियल, तो 6 - 1 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल है ना, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 24 × 2 डिवाइड बाई 120, इसको कैंसिल किया तो 5, तो 2/5 इज द आंसर, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द इनर डायमेंशन ऑफ ए टैंक आर 1.2 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 5 है ना, तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो आप मीटर क्यूब में है ना, तो 1.2 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 5 मीटर, 80 सेंटीमीटर को आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर होगा है ना, तो 1.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर इंटू 5 मीटर है ना, तो 0.8 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर हो गया है ना, तो 1.2 मीटर इंटू 4 मीटर स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.8 मीटर क्यूब है ना, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया इन दोनों की वैल्यू है ना, 4.8 में। अब 1 मीटर क्यूब कितने लीटर होती है वो आपको पता होना चाहिए है ना, वो कितनी होती है 1000 लीटर, 1000 लीटर, तो 4.8 कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 1000 लीटर इज इक्वल टू 4800 लीटर्स इज द आंसर, 4800 बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। Direction for the question, select from one of the given choices. The unit digit of x is perfect, मतलब क्वेश्चन पहले क्या पूछा, is x a perfect square, is x a perfect square, तो यहाँ पे x है, उसको पूछा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 6, नेक्स्ट क्या दे रहा है, द नेक्स्ट डिजिट टू द यूनिट डिजिट इज इवन, मतलब यहाँ पे क्या नंबर है, इसके बगल में जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, इवन है। ठीक है, तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा 6 किसके किसके लास्ट में आता है ना, 2 के लास्ट में 2 का स्क्वायर 6 नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो 4, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही नंबर है। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, ये 2 डिजिट या उससे ज़्यादा नंबर है, क्योंकि ये बोला है क्योंकि बाकी नंबर भी है ना, तो ये हिंट दे रहा है बेसिकली, तो नेक्स्ट डिजिट टू द यूनिट डिजिट इज इवन, तो यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं, अगर ये 14 है, ठीक है, ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, अगर ये 24 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, अगर ये 34 है उसकी कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 ऐसा कुछ हो सकता है ना, यहाँ पे क्या 6 है, तो इसी तरह यहाँ पे 16 का 256 होता है ना, 26 का हो जाएगा 676, 36 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है ना, द डिजिट बिसाइड द यूनिट प्लेस इज
नॉट इवन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, द नेक्स्ट डिजिट टू द यूनिट डिजिट इज इवन। तो एक बार मतलब मुझे तो ऑब्जर्व हो गया, बट आप चेक कर सकते हो 34 इंटू 34 आप चेक कर सकते हो, है ना। 34 इंटू 34, 4 इंटू 4 इज 16, 1, 3 इंटू 3 2 1, ठीक है। 3 12 1 9 10, तो यहाँ पे 6 5, तो यहाँ पे अभी भी ऑड आ गई है ना, इवन नहीं आया। अब किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो, 94 इंटू 94 चेक कर लो, 94 इंटू 94, है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16, 1, 9 इंटू 3 7, है ना, 9 इंटू 9 इंटू 4 इज 36, है ना। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो पहला नंबर है, पहला नंबर जो मल्टीप्लाई करेगा यहाँ से इवन नंबर देगा, इवन नंबर देगा तो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है एक नंबर, तो यहाँ पे इवन इंटू ऑड इज इवन प्लस 1, ये ऑड नंबर दे रहा है। और यहाँ पे जो नंबर है वो ऑड है, यहाँ पे जो नंबर इवन है, यहाँ पे हमेशा ही ऑड आएगा, यहाँ पे हमेशा इवन आएगा, तो इवन प्लस ऑड हमेशा ही ऑड देगा। तो मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसके बगल में इवन नंबर नहीं हो सकता, है ना। तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन क्या पूछा, इज एक्स ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर इज नो। तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट चाहिए आंसर करने के लिए, तो इफ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर इज बी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा एनालिटिकल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग में भी था, अगर समझ नहीं आया तो, लेकिन आप समझ के आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। द मंथली सैलरी ऑफ ए मैन इज ₹50,000, है ना, 50,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी है, ठीक है। द स्पेंडिंग पैटर्न पर मंथ ऑफ द मैन इज गिवन इन द पिक्चर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मैन ऑन हाउस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर। हाउस रेंट कहाँ गया, हाउस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 9%, तो 16 प्लस 9% इज 16 प्लस 9% इज 25%, 25% 50,000 का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 12,500 आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। 25% कितना, 25/100 इंटू 50,000, है ना। तो 20 से 20 कैंसिल कर दिया, 25 इंटू 125, और लास्ट में 20 बचेगा, तो 12,500 ईजी सा है ना, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। प्रोडक्शन ऑफ शुगर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम 1993 to 1997 is given below. What is the ratio of production of sugar in 1997 to 1996? तो 120/80 is equal to 0 से 0, 3/2 is the answer. 3/2 कौन सा है, 3/2 C is the answer. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स आर इक्वल, मतलब कॉस्ट प्राइस तीनों की प्रोडक्ट की इक्वल दे दी, तो एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की भी प्राइस एक्स है, सेकेंड की भी एक्स है, थर्ड की भी एक्स है, ठीक है, तीनों की कॉस्ट प्राइस एक्स है। अभी क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट, तो एज्यूम कर लेते हैं ना, एक्स की बदले 100 एज्यूम कर लेते हैं ना, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा, 100 100 100, है ना। इस पे प्रॉफिट कितना कर रहा है, तो 120, इसकी प्राइस हो गई 120, इसकी प्राइस हो गई 125, उसकी प्राइस हो गई 118, तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 300, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, ऐड कर सकते हैं 120 125 118, तो यहाँ पे ऐड किया तो 3 हो गया, 1 कैरी किया तो 6 हो गया, यहाँ पे कैरी किया, कुछ कैरी नहीं किया, है ना, तो 363, तो प्रॉफिट कितने का है 63 का, किसके रिस्पेक्ट में 300 के रिस्पेक्ट में, तो 63/300 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 21, तो आंसर इज 21% ओवरऑल प्रॉफिट होगी, तो ऑप्शन है 21%, बी इज द आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए मैन ट्रैवल फ्रॉम A to B एट 24 किलोमीटर पर आवर, A to B कितने पे जाता है 24 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न B to A एट 40 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन ट्रैवल फ्रॉम A to B एट 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड इन हिज इंटायर जर्नी एवरी टाइम ही ट्रैवल एट सेम रूट। तो A to B की डिस्टेंस रिज्यूम कर लेते हैं D, ठीक है। पहली बार गया तो डिस्टेंस D ट्रैवल किया, वापस आ गया तो 2D हो गया, फिर से गया तो 3D हो गया, तो एवरेज फॉर्मूला का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। कितना होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल
टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3d, है ना। ए से बी तक की डिस्टेंस डी है, तो पहली बार डी गया, फिर वापस डी आया, फिर से डी गया, तो 3d डिस्टेंस हो गई। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, तीनों बार मतलब 3 टाइम्स उसने ट्रैवल किया जो है, हर एक बार स्पीड अलग है, तो टाइम हर एक बार अलग लेगा। तो पहली बार टाइम कितना लेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इतनी है तो स्पीड इतनी है ना पहली बार। दूसरी बार जब वो आया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, इतनी। तीसरी बार जब आया तो डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड कितनी हो गई 30। इन तीनों टाइम को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा मुझे d बाई 24 प्लस d बाई 40 प्लस d बाई 30। मुझे तीनों में d कॉमन लेकर कैंसिल कर सकता हूँ मैं, और हाँ ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 1/24 प्लस 1/40 प्लस 1/30, ठीक है। तो मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, मुझे है ना इसमें दिख रहा है 2 है ना, 2 इसका HCF है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 अगर कॉमन लिया तो 2 कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 के फॉर्म में रहेगा ना, तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। 12, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 12, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 2 से डिवाइड किया तो 6, 10, 15, 2 से डिवाइड किया तो 3, 5, 15, 3 से डिवाइड किया तो 1, 5, 5, 5 से डिवाइड किया तो कंप्लीट हो गया। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ कि ऐसे विजिबिलिटी रहे आपके पास, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया एलसीएम 60, 5 टाइम्स में प्लस ये 3 टाइम्स में प्लस ये 4 टाइम्स में, तो इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 60 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 12, तो ये मैंने डिवाइड किया, ये हो गया 5, 6 इंटू 5 इज 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, तो आंसर इज सी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स, ये भी है ना टाइम इन वर्क जैसा ही क्वेश्चन, इफिशिएंसी और वर्क मिनट वाले में है। तो पाइप ए कितने में फिल करता है, 20 मिनट में फिल करता है। पाइप बी कितने में फिल करता है, 24 मिनट में फिल करता है। पाइप सी कितने में फिल कर एम्प्टी करता है ये बेसिकली 40 मिनट में, है ना। तो 20, 24 और 40 का एलसीएम क्या होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 20, 24 और 40 का एलसीएम होगा आपका 2 से डिवाइड किया 10, 12, 20, 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया यहाँ पे 5, 6, 10, 2 से वापस से डिवाइड किया 5, 3, 5, 5 से फिर से डिवाइड किया 1, 3, 1, तो 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इज 40, 40 इंटू 3 इज 120। तो यहाँ पे इफेक्टिव टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा 120। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बट 3 निगेटिव होगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है ना, ये दोनों फिल कर रहे हैं, ये एम्प्टी कर रहा है, तो एक फिल कर रहा है एक एम्प्टी कर रहा है, दोनों की एफिशिएंसी सेम यूनिट में रहेंगे तो फर्क क्या मतलब बचेगा क्वेश्चन का, है ना। तो एम्प्टी करने को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी इनिशियली ओपन फॉर 8 मिनट्स, देन पाइप सी ऑल्सो ओपन, ठीक है। तो जब पाइप और ए और बी दोनों 8 मिनट के लिए ओपन थे, तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो 6 प्लस 5 इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11। कितने मिनट तक काम किया 8, साथ में, है ना 8 मिनट तक, प्लस अभी क्या 8 मिनट के बाद सी पाइप भी ओपन हो गया, तो इन तीनों की इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 प्लस 5 इज 11, 11 माइनस 3 इज 8, 8 इंटू एक्स, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 120, है ना। तो 8x इज इक्वल टू 120 माइनस 88 इज इक्वल टू 32, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4 मिनट्स, है ना। 32 डिवाइड बाई 8 इज 4 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द होल टैंक, पहले कितना लिया था 8 मिनट, अभी कितना लिया 4 मिनट, टोटल मिला के कितना हो गया 12 मिनट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड रहीम ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी। राम ने ट्रैवल किया ए टू बी, फिर उसके बाद बी टू सी किसने ट्रैवल किया, रहीम ने। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज
2/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो एज्यूम कर लो यहाँ पे डिस्टेंस 300 है या कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्योंकि डाटा दिया हुआ है नंबर के टर्म में, तो आई थिंक फिर कैसे हो जाएगा, मे बी एज्यूम करते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस d है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3d है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। राम टुक 30 मिनट्स एंड रहीम टुक 40 मिनट्स। यहाँ पे कितने डिस्टेंस लगे, मतलब टाइम लगा 30 मिनट, यहाँ पे कितना टाइम लगा 40 मिनट टू कवर देयर डिस्टेंसेस। इफ द स्पीड ऑफ राम इज 56 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रहीम। तो राम की स्पीड कितनी दी हुई है 56। डिस्टेंस कितना है 2/3d। टाइम कितना है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस हम किलोमीटर में ले रहे हैं और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाफ आवर हो जाएगा ये, तो उसको लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हाफ आवर, ये हो गया 4/3d इज इक्वल टू 56। इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 14 इंटू 3 डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता चल गया कितना है 42 किलोमीटर। टाइम 40 मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2/3 आवर, तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ पे डिवाइड किया 63 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो पहले इसने बोला ए और बी का जो डिस्टेंस है वो बी और सी के क्या 2/3 है, तो मैंने लिख दिया राम को 30 मिनट लग रहे हैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में, तो मैंने इसको आवर में कन्वर्ट किया 1/2 हो गया। 40 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया तो 2/3 आवर हो गया है ना। हमें इस वाले डाटा से राम की स्पीड उसने दी हुई थी 56 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो डिस्टेंस हमने लिया है 2/3d ऑलरेडी है, और टाइम हमने यहाँ पे 30 मिनट था उसको आवर में कन्वर्ट किया तो 1/2, तो उसको सिंप्लीफाई किया 2 ऊपर चला गया 4/3d, और 4 से हमने कैंसिल किया, 4 नीचे आता तो मैं ऊपर ही ऊपर कैंसिल कर दिया, तो 50 is 40 और 3 मल्टीप्लाई होता तो 42 हो गया है ना। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता चल गया, टाइम मालूम है तो स्पीड निकल जाएगी है ना। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल द 3 इंटीरियर एंगल आर प्राइम नंबर है ना। देखो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से है ना। तो इसके आगे जितने भी हैं सारे के सारे ऑड हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में भी यही बोला था ना, यहाँ पे क्या है इवन है, तो अगर सब के सब ऑड हो जाएंगे, सब के सब अगर ऑड हो गए, सब के सब अगर ऑड हो गए तो उनका समीशन कभी 180 हो पाएगा क्या, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, 3 ऑड एक साथ ऐड हो रहे हैं तो वो हमेशा समीशन क्या देंगे ऑड देंगे, 180 कभी नहीं आ सकता। एक इवन नंबर का कंट्रीब्यूशन पक्के से चाहिए है ना, या दो मतलब दो नंबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो इवन नंबर भी हो सकते हैं 2+2, लेकिन दो इवन नंबर मिलके इवन नंबर ही देंगे, एक ऑड नंबर हो जाएगा फिर वो भी ऑड नंबर हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए दो ऑड नंबर चाहिए, ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो इवन में सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल है, वो कौन सा है 2, तो ऑड जो नंबर है मतलब एज्यूम कर लेते हैं ये नंबर x है, ये भी नंबर x, 2x इज इक्वल टू 178। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, जब डिवाइड करेंगे 178 को 2 से तो मिलेगा 8 और 9 89 डिग्री, ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, हमने पार्ट 1 मैथ्स के जो भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया है आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम है ना पार्ट 2 रीजनिंग 71 to 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मतलब लाइक करके जाइएगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।